इधर दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस व आलीशान सा महल, जो इस वक्त किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और उसके गार्डन में इस वक्त काफी ज्यादा डेकोरेशन हो रही थी। अंदर हॉल में एक ब्रांडेड कपड़ों और हीरे जवाहरात से सजी एक बूढ़ी औरत नौकरों पर चिल्लाते हुए बोली, हमें कुछ ही देर में अनाथ आश्रम के लिए जाना है, लेकिन अभी तक तुम सब ने कोई तैयारी नहीं की। लगता है तुम सबका अब इस काम से मन भर गया है। फिक्र मत करो, आज का फंक्शन पूरा होते ही मैं तुम सब नौकरों को काम से निकाल दूंगी। उस बूढ़ी औरत के गुस्से से चिल्लाने की आवाज सुनकर नौकर जो उसके सामने खड़े थे वह डर गए और जल्दी से अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी पीछे से आवाज आई, सुरेखा जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है, कम से कम आज के दिन तो आप गुस्सा मत कीजिए। यह कहते हुए विवेक जी सुरेखा जी के पास गए आए और उन्हें प्यार से कंधे से पकड़ लिया। लेकिन सुरेखा जी ने हल्की चिढ़ भरी आवाज में कहा, मैं गुस्सा क्यों ना करूं, और नौकर सर पर चढ़ गए हैं और यह सारी गलती आपकी और आपकी वह लाडली बहू की है। आप दोनों ने ही इन सभी नौकरों को अपने सर पर बिठाया है, जो अपनी औकात भूल गए हैं। हमें कुछ ही देर में अनाथ आश्रम जाना है, पर जो सामान हमने इन सब नौकरों से कार में रखने के लिए कहा था अभी तक इन लोगों ने नहीं किया। बाकी आप बताइए, क्या इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है? विवेक जी ने वापस से सुरेखा जी को शांत करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपका गुस्सा करने से कोई काम नहीं जल्दी हो सकता, क्योंकि आप हमारी सालगिरह के लिए इस तरह से अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं। अभी हमें आपके साथ और जीना है, इसलिए ऐसे गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। यह सुनकर सुरेखा जी अब चुप हो गई और मुंह बनाकर बोली, मुझे भी आपके साथ अभी और जीना है, इसलिए मैं अब आज के दिन तो किसी पर गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन अगर कोई भी काम मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ तो मैं जरूर गुस्सा करूंगी। यह सुनकर विवेक जी मुस्कुरा दिए और फिर तभी विशाल आए और नीचे झुककर विवेक और सुरेखा जी के पैरों को छूते हुए बोले, शादी की सालगिरह मुबारक हो मॉम डैड। विवेक जी ने प्यार से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तो वहीं सुरेखा जी ने भी प्यार से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। ऐसा कहकर वह मुस्कुरा दी। तभी फिर सुरेखा जी ने आसपास देखकर कहा, रोली कहाँ है? क्या वह हमारे साथ अनाथ आश्रम नहीं जाने वाली? यह सुनकर विशाल अभी तक कुछ जवाब देते उससे पहले ही पीछे से रोली एक खूबसूरत सी लाल कलर की साड़ी में रेडी होकर मुस्कुराते हुए उनके पास आते हुए बोली, नहीं मॉम, मैं तो रेडी हूँ, चलिए अब हम सब चलते हैं। यह सुनकर रोली ने बस अपना सर हिला दिया। तो वहीं विवेक जी दृश्यम को लेकर अपने साथ जाते हुए बोले, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको चॉकलेट दिलाऊंगा। चॉकलेट का नाम सुनते ही दृश्यम की आंखों में चमक आ गई। उसने अपना सर हिला दिया और फिर वह सभी वहां से सीधे अनाथ आश्रम के लिए निकल गए। इधर दूसरी तरफ एक हॉर्स राइडिंग एरिया के ट्रैक पर एक घोड़ा काफी तेजी से हवा से बातें करते हुए दौड़ रहा था। उस घोड़े पर एक लड़का बैठा था। उस लड़के के चेहरे पर मास्क था और पैरों में राइडिंग शूज थे। इस वक्त वह लड़का काफी तेजी से उस घोड़े की राइडिंग कर रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 14 साल की थी, लेकिन 14 साल की उम्र में वह घोड़े के साथ ऐसे रीडिंग कर रहा था जैसे कि वह 14 नहीं बल्कि 25 साल का हो। घोड़े पर उसकी पकड़ काफी ज्यादा शार्प और मजबूत थी। तभी एक एंडिंग पॉइंट पर उसने एकदम से घोड़े को रोक दिया और घोड़े के रुकते ही एक लगभग 30-35 साल का आदमी दौड़ते हुए अपने हाथों में टॉवल और जूस का बोतल लिए उस लड़के की तरफ बढ़ा और वह लड़का उस घोड़े से नीचे उतरा। यह देखकर वह आदमी तुरंत घबराते हुए बोला, छोटे मालिक, आपकी यह घोड़े की राइडिंग देखकर आपको भले ही डर नहीं लगता, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। मुझे इस बात का डर लगता है कि अगर गलती से भी पैलेस में किसी को पता चल गया कि आप यहाँ हॉर्स राइडिंग करने आते हैं तो वह सब मेरी जान ले लेंगे, क्योंकि मैं आपका केयर टेकर हूँ। आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं आपका इस तरह से ध्यान रख रहा हूँ, तब तो वह मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। खासकर आपके डैड तो आपसे आपके तीनों भाइयों में
सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उस लड़के ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। मास्क हटाते ही उस लड़के की काली गहरी आंखें बिल्कुल बर्फ की तरह सर्द हो गईं। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उस आदमी को देखकर बोला, रोहित अंकल, आपको मेरे डैड से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर डैड मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो सबसे ज़्यादा काबू मेरा ही उन पर है। आप ही मेरे शुरू से आखिरी तक केयर टेकर ही रहोगे, तो चिंता मत करें। यह सुनते ही रोहित के चेहरे पर फिर एक सुकून आ गया और वह तुरंत टॉवल से पीछे से बालों को रब करने लगे। वह लड़का जूस पीने लगा। उसके साथ जो लाइन उसे अभी से भी किसी ग्रीक गॉड का लुक दे रही थी। धूप में उसकी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी अभी से चमक रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी दाग नहीं था। तभी रोहित आगे आते हुए कुछ हिचकिचा कर बोला, अब आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? अगर आप बुरा न माने तो हम वापस पैलेस चलें, क्योंकि बड़ी मैडम आपको बुला रही थी। पर सभी इस वक्त अनाथ आश्रम गए हुए हैं और ओबराय खानदान के आप भी वारिस हैं, तो आपका भी वहां जाना बनता है। वहां मीडिया भी होगी और मीडिया के सामने पूरी फैमिली को रहना पड़ता है। अगर आप कहें तो मैं आपको सीधे आश्रम लेकर चलूं। यह सुनकर वह लड़का जो अभी तक खामोश था, उसके चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने उस बोतल को अपने सूज के नीचे दबाते हुए सरद आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था मुझे यह फैमिली फंक्शन पसंद नहीं है, इसलिए मुझे फोर्स करने की गलती से भी गलती मत कीजिएगा, वरना आपको मेरा गुस्सा अच्छे से पता है। यह सुनते ही रोहित घबराते हुए बोला, हाँ हाँ छोटे मालिक, हम आपके गुस्से को अच्छे से जानते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको वहां चलने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। अब हम प्राइवेट विला चलते हैं, जहां आप फ्रेश हो जाइएगा, और फिर आपकी गिटार क्लासेस भी हैं। उसके जवाब में उस लड़के ने कुछ नहीं कहा और वह सीधे वहां से बाहर की तरफ निकल गया। वहीं रोहित बड़बड़ाते हुए खुद से बोला, छोटे मालिक का गुस्सा बहुत खराब है। उनका गुस्सा पूरा पैलेस नहीं झेल पाता, इसीलिए तो उनकी खासियत से अभी भी पूरा ओबराय परिवार डरता है। वह ऐसे ही नहीं दानिश ओबराय बन गए। पता नहीं मैंने कैसे पूरे 5 साल गुजार दिए और अब तो मुझे आदत हो गई है। यह सब कहते हुए वह भी सीधे उस लड़के के पीछे चला गया। दूसरी तरफ दया अनाथ आश्रम में इस वक्त प्रतिमा ने अंतरा को एक छोटा सा पिंक कलर का क्रॉप पहनाकर रेडी कर दिया था। उसने अंतरा के लंबे बालों को एक पोनी टेल में बना दिया था। वह अंतरा को प्यार से देखकर बोली, आपको पता है आप आगे चलकर बहुत खूबसूरत होने वाली हो, क्योंकि आप सभी से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। यह सुनकर अंतरा अपने आप को मिरर में देखकर हंसते हुए बोली, यह बात तो आप मुझे रोज कहते हो, अब मैं यह सुनकर बोर हो गई हूँ। आप मुझसे कोई दूसरी बात करो। यह सुनकर देखकर प्रतिमा जी ने तुरंत त्रिशा को डांटते हुए कहा, त्रिशा, या तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अंतरा के लिए यह सुनकर त्रिशा ने मुंह बनाकर कहा, तो फिर आप सारा ध्यान सिर्फ अंतरा पर ही क्यों देती हैं? आपने अभी तक मुझे रेडी तक नहीं किया, जबकि ओबराय फैमिली आज मुझसे मिलने आ रही है ना, कि अंतरा से आपसे अच्छी तो लीना आंटी हैं। वह सबसे ज्यादा मुझ पर ध्यान देती है ना, कि इस अंतरा पर। यह कहकर वह गुस्से से अपनी जगह से उठी और दौड़ते हुए बाहर निकल गई। प्रतिमा जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसके कदम रुक गए। वह पीछे मुड़ी और अंतरा को देखने लगी। अंतरा इस वक्त चुपचाप बस अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी। उसे देख प्रतिमा जी ने गहरी सांस ली और प्यार से बोली, अंतरा बेटा, क्या हुआ? उदास हो? इसके जवाब में अंतरा ने अपना छोटा सा मुंह हिलाते हुए जवाब दिया और धीरे से बोली, हाँ मैं उदास हूँ, क्योंकि कोई भी फैमिली मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाती। क्या मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ? क्या मैं जो शैतानियां करती हूँ इसलिए कोई भी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती? यह सुनकर प्रतिमा जी ने कहा, नहीं, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। ऐसी शैतानियां तो कृष्ण भगवान भी किया करते थे। इतने ज्यादा शैतान थे कि वह तो घर से माखन चुरा कर ही खाते थे। तुम तो सिर्फ लड्डू ही चुराती हो। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है।
देखना भगवान जी चाहेंगे तो वह तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी फैमिली भेजेंगे जो तुम्हें जिंदगी भर प्यार करेगी। यह सुनकर अंतरा की आंखों में फिर से चमक आ गई। उसने कहा, क्या आप सच कह रही हैं? क्या लड्डू खाने वाले अंकल मेरे लिए एक फैमिली भेजेंगे और फिर मैं एक बड़े से घर में जाऊंगी? प्रतिमा जी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर उन्होंने कहा, पर अभी के लिए तो आपको सिर्फ स्कूल जाना है, क्योंकि कल से वीकेंड खत्म हो गया और अब आपको अच्छे से स्कूल जाना होगा और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तभी आपको कोई फैमिली अपने साथ घर लेकर जाएगी, क्योंकि आपके पास तब तक बहुत अच्छे अच्छे मैनर आ जाएंगे। यह सारी बातें सुनकर अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है। आप सब मुझे जबरदस्ती स्कूल क्यों भेजते हो? यह सुनकर प्रतिमा जी ने कहा, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं सिवाय आपके। अगर आप भी स्कूल जाओगे तो आप भी बहुत समझदार हो जाओगे, जिससे फैमिली जो भी आएगी वह आपको भी अडॉप्ट करने के बारे में सोचेगी। इसीलिए आपको पहले अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद ही कोई फैमिली आपको अडॉप्ट करेगी। यह सुनकर अंतरा ने अपना छोटा सा सिर हिला दिया और एक्साइटेड के साथ बोली, अब मैं डेली स्कूल जाऊंगी और अच्छे से पढ़ाई करूंगी, जिससे मैं एक अच्छी फैमिली में जा सकूं और एक बड़े घर में रह सकूं। यह सुनकर प्रतिमा जी मुस्कुरा दी और तभी लीना अंदर आते हुए गुस्से से बोली, प्रतिमा तुमने त्रिशा को क्यों रुलाया, वह भी इस कलमुही अंतरा के लिए। यह सुनकर अंतरा गुस्से से लीना को देखने लगी और मुंह फुलाकर बोली, लीना आंटी आप मुझे क्यों कह रही हैं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यह सुनकर लीना गुस्से से आई और बोली, इस लड़की की बहुत जुबान चलती है, इसे कुछ भी कहो तो तुरंत जवाब देने लगती है। इससे अच्छी तो त्रिशा है, कम से कम उसे अगर कुछ कह दो तो वह उल्टे जवाब तो नहीं देती। तुम्हारी ऐसी हरकत की वजह से आज तक तुम्हें कोई भी परिवार अपने साथ लेकर नहीं गया और अगर इसी तरह की चाल चलन रही तो जिंदगी भर यही अनाथ आश्रम में अनाथ बनकर रहोगी। तुम अंतरा की आंखों में आंसू आ गए। तभी प्रतिमा जी ने गुस्से से कहा, लीना बस करो, तो छोटी सी बच्ची को हमेशा बद्दुआ देती रहती हो। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? वह अभी बहुत छोटी है, उसके अंदर इतनी समझदारी नहीं है कि वह अच्छा बुरा समझ सके, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें तो कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए। मैं मानती हूँ उल्टा जवाब देती है, लेकिन जब वह तुम्हारी जिंदगी जितनी हो जाएगी तो वह ऐसा नहीं करेगी। यह सुनकर लीना गुस्से से कांपने लगी। तभी अंतरा रोते हुए बाहर जाते हुए गुस्से से बोली, लीना आंटी डायन है। यह सुनते ही लीना धड़कते हुए बोली, देखा दीदी, किस तरह इसने मुझे डायन कहा। आप अब कुछ नहीं कहोगे, इसे कितनी बदतमीज है, इसलिए मैं इसे बदुआ देती हूँ। देखना इसकी किस्मत फूट जाएगी, कभी अच्छे परिवार नहीं जाएगी। लेकिन अंतरा अब तक रोते हुए वहां से जा चुकी थी। वह प्रतिमा जी यह सब सुनकर गुस्से से बोली, बस भी करो लीना, कितना कहोगी उसे? वैसे भी तुम्हारी बददुआ से ही आज तक उस बेचारी को कोई भी परिवार अपने साथ लेकर नहीं गया, अभी और कितना बददुआ दोगी तुम? लीना वहां से बाहर जाते हुए गुस्से से बोली, जब तक कि वह मर नहीं जाती। यह सुनते ही प्रतिमा शॉक्ड हो गई और लीना वहां से चली गई। तभी वहां पर एक औरत आकर प्रतिमा जी से बोली, ओबराय परिवार आ चुके हैं, बड़े मालिक आपको ढूंढ रहे हैं, जल्दी चलिए। यह सुनते ही प्रतिमा ने तुरंत खुद को संभाला और वह जल्दबाजी के साथ बाहर निकल गई। वहीं इस वक्त अनाथ आश्रम के गेट के बाहर से कई सारी कार आकर रुकी और उन कार में से एक एक करके सुरेखा, विवेक, विशाल और रोली बाहर निकलने लगी और बाकी कार में से नौकर अपने हाथों में कई सारे खिलौने, कपड़े, मिठाई और भी बहुत सारी चीज लेकर बाहर निकले और अंदर की तरफ जाने लगे। अंदर जब गेट पर वह सभी पहुंचे तो राकेश जी मुस्कुराते हुए बोले, आप सबका स्वागत है। विवेक जी ने भी मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया।
राकेश जी ने कहा, शादी की सालगिरह मुबारक हो आप दोनों को। सुरेखा जी भी इसके जवाब में मुस्कुरा दी और सभी को राकेश जी गार्डन में लेकर आए, जहां सभी अनाथ आश्रम के स्टाफ और वहां काम करने वाली औरतें पहले ही लाइन से खड़ी थी। विवेक और सुरेखा जी उन सभी नौकरों और काम करने वाले स्टाफ को अपने हाथों से मिठाइयाँ और एक-एक करके देने लगे। वहाँ प्रोग्राम शुरू हो चुका था। प्रतिमा जी भी वहाँ पर आई और सभी को चाय नाश्ता अपने हाथों से देने लगी। तभी विशाल जी आसपास देखते हुए राकेश जी से बोले, आपको पता है ना कि हम यहाँ से इस बार एक लड़की को अडॉप्ट करने वाले हैं और जब अडॉप्शन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, उसके 1 साल बाद हम उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे। यह सुनकर राकेश जी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमें इसके बारे में विवेक जी ने पहले ही बता दिया था, इसीलिए हमने तैयारी भी कर ली है और कुछ छोटी लड़कियां हैं हमारे पास जो बहुत शांत और प्यारी हैं। हम उनसे आप सबको मिलवाएंगे। आपको उनमें से जो भी सही लगे उसके नाम पर एडॉप्शन पेपर बनवा सकते हैं। यह सुनकर विशाल जी मुस्कुराकर कहा, मुझे एक ऐसी बच्ची चाहिए जो बहुत शांत और सरल स्वभाव की हो, जो कम बोलना जानती हो और बातों को ज़्यादा समझती हो, उसके अंदर गंभीरता ज़्यादा हो, आगे चलकर वह हमारे ओबराय खानदान का नाम रोशन कर सके। यह सुनकर राकेश जी ने गहरी सोच के साथ कहा, मैं सोच रहा था कि मैं आप सबको उससे मिलवा दूंगा, लेकिन जिस तरह की आप बात कर रहे हैं और जिस तरह की आप लड़की की ख्वाहिश कर रहे हैं, शायद वह उस तरह की नहीं है, क्योंकि वह सबसे अलग है। वह ज़्यादा बोलती है, उल्टा जवाब देती है, बहुत शरारती है, लेकिन दिल की बहुत प्यारी है, बहुत मासूमियत है उसके अंदर और शायद आपके काबिल नहीं है और शायद वह ओबराय खानदान के काबिल नहीं है, क्योंकि अभी उसे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वह आपके घर में जाए तो आप सबको कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं तृषा से ही आपको मिलवा दूंगा। जैसा आप चाहते हैं उसके अंदर वह सभी गुण हैं। यह सुनकर विशाल ने कहा, आपने पहले किस लड़की की बात की है? इसके जवाब में राकेश जी ने मुस्कुराकर कहा, आप सब उसे पसंद ही नहीं करेंगे, इसीलिए उसके बारे में बताने का कोई फायदा नहीं है। मैं तृषा को बुलाकर लाता हूँ, वह बहुत प्यारी बच्ची है, आप सब एक बार उससे मिल लीजिए। यह सुनकर विशाल ने अपना सर हिला दिया और राकेश जी वहां से चले गए। इधर दूसरी तरफ ध्रुव और दृश्यम दोनों ही एक साथ कार से बाहर आए और वह दोनों एक साथ अंदर की तरफ जाने लगे, लेकिन तभी दृश्यम की नज़र एक छोटी सी कैट पर गई जो इस वक्त एक पेड़ के पास छुपी हुई थी। उस कैट को देखकर दृश्य ने एक्साइटेड होकर कहा, भाई वह कैट चाहिए, वह कितनी ज़्यादा क्यूट है। यह सुनकर ध्रुव ने एक नज़र पेड़ की तरफ देखा, जहां पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यह देखकर उसने दृश्यम को कहा, तुम्हारी आंखें हैं या बटन, वहां कोई भी नहीं है, चलो चुपचाप। यह कहकर वह उसके साथ हाथ को पकड़कर उसे वापस लेकर जाने लगा, लेकिन तभी दृश्यम ने अपना हाथ छुड़ाया और वह उस तरफ जाते हुए बोला, नहीं भाई, मुझे वह कैट चाहिए, आप जाइए, मैं वह कैट लेकर आ रहा हूँ। यह सुनकर ध्रुव ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तभी रोली जी की आवाज आई, ध्रुव बेटा, तुम्हारी दादी बुला रही हैं, जल्दी आओ। यह सुनकर फिर ध्रुव ने दृश्यम से कहा, दृश्यम, यहीं पर रहना, अभी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जिसके बाद वह वहां से चला गया। वह वहीं दृश्यम सीधे उस पेड़ के पास गया, लेकिन जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो
वहां पर उसे कोई बिल्ली नहीं दिखाई दी। यह देखकर दृश्यम ने उदासी के साथ कहा, पर मैंने तो यहाँ थोड़ी देर पहले ही एक कैट देखी थी। वह मुझे चाहिए, लेकिन वह कहाँ चली गई? यह देखकर वापस से इधर-उधर उसका ढूंढने लगा, लेकिन तभी अचानक से छोटी सी बिल्ली उसकी तरफ झपट पड़ी। दृश्यम एक पल के लिए डर गया और वह बहुत तुरंत जमीन पर जा गिरा। वह कैट सीधे उसके ऊपर आ गई और वह उसे इधर-उधर से चाटने लगी। यह देखकर दृश्यम जोर से डर गया, जोर-जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन तभी किसी ने उस छोटे से बिल्ली के बच्चे को पकड़ लिया और उसे दृश्यम से दूर कर दिया और जल्दबाजी के साथ दृश्यम को देखते हुए बोली, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें इस गंदी बिल्ली ने कुछ किया तो नहीं? उस आवाज को सुनते ही दृश्यम की नजर सीधे सामने गई और अंतरा को देखते ही दृश्यम तुरंत आगे आए और अंतरा को कसकर हक कर और तुरंत जोर से बोला, थैंक यू सो मच, तुमने बचा लिया। अंतरा अचानक से संभल नहीं पाई और वह दृश्यम के साथ ही वहीं घास पर गिर गई। अंतरा ने तुरंत दृश्यम से खुद से दूर किया और कर बोली, यह तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे जमीन पर गिरा दिया। तुम भी गंदे हो, उस बिल्ली की तरह। वहां से जाने लगी। तभी दृश्यम जल्दबाजी के साथ जमीन पर से उठा और उसने तुरंत अंतरा के हाथ को पकड़कर कहा, सॉरी, मैं तुम्हें गिराना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बहुत डर गया था बिल्ली से, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया। यह सुनकर अंतरा अब चुप हो गई। अब दृश्यम को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, पर तुम हो कौन? तुम यहाँ पर मुझे नए दिख रहे हो। क्या तुम यहाँ पर अभी-अभी आए हो? क्या तुम भी हम सब की तरह अनाथ हो? क्या तुम्हारी भी कोई फैमिली नहीं है? यह सुनते ही दृश्यम की आंखें बड़ी-बड़ी हो गईं और वह अंतरा को टुकुर-टुकुर देखने लगा और वहीं अंतरा भी उसे टुकुर-टुकुर देखने लगी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।